गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एल आर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एल आर का मतलब हो गया इंडक्टर रेजिस्टेंस सर्किट। ठीक है, एल का मतलब सेल्फ इंडक्टेंस होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, आर से रेजिस्टेंस होता है। तो एक इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस ये सीरीज में जुड़ा हुआ रहेगा। किसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ रहेगा? एसी सर्किट के सोर्स के साथ ये सीरीज में जुड़ा हुआ रहेगा। तो हम लोग जानेंगे कि वोल्टेज और करंट के बीच किस प्रकार का रिलेशन है, कौन आगे है कौन पीछे है, किसका फेज आगे है किसका फेज पीछे है, कितना पीछे है, ये सब हम लोग डील करेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कि एसी सर्किट में अलग अलग रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, तो क्या होता था। ठीक है, आज हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे। सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम लोग का है एल आर सर्किट। ठीक है, मतलब इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में होगा और एसी के स्रोत से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एल आर सर्किट। ठीक है, एल आर सर्किट ये हम लोग का टॉपिक है। एल आर सीरीज एसी सर्किट। ठीक है, एल आर सीरीज एसी सर्किट है ना। एल से इंडक्टर, आर से रेजिस्टेंस। देखिए ये एल है, इंडक्टर है, और ये रेजिस्टेंस है। ये दोनों जो है सीरीज में जुड़ा हुआ है। और एसी का ये सोर्स को हम लोग ऐसे दिखाते हैं साइन के ग्राफ के जैसा। ठीक है, करंट का डायरेक्शन हम लोग नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो इससे करंट पास होगा, इंडक्टर से और रेजिस्टेंस से, दोनों से करंट पास होगा, है ना। तो रेजिस्टेंस में भी एक पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और ये एल के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वी एल बोलेंगे और इसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वी आर बोल सकते हैं। और नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग वी से दिखाएंगे, है ना। जैसे जब ये करंट सप्लाई करेगा तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस का सूत्र जानते हैं हम लोग, क्या होता है? E बराबर एल डी आई बाई डी टी, है ना। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर आई आर होता है। ठीक है, V बराबर आई आर, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। कैपेसिटर लगा रहता है उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है। ठीक ना। तो सभी जितने भी सर्किट एलिमेंट होते हैं, करंट जब पास करता है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो, जैसे हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस देखिए वी एल, है ना। वी एल, एल का मतलब इंडक्टर। ठीक है, वी आर पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस का वी आर। पहले समय भी देते थे, लेकिन चूंकि एक साथ सब आ जा रहा है तो नाम तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो इसका नाम जो है वी आर दे दिए हैं, इसका नाम वी एल दे दिए। कैपेसिटर रहता तो वीसी दे देते। ठीक है, चलो इसे जो है करंट पास कर रहा है अल्टरनेटिव वाला। मान लेते हैं कि आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी करंट पास कर रहा है। आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी करंट जो है पास कर रहा है। ठीक है, तो ये बताओ कि ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस में हम बताए थे, याद करो, रेजिस्टेंस में करंट का फेज और वोल्टेज का फेज सेम होता है। क्या ऐसा था? रेजिस्टेंस में करंट का फेज और वोल्टेज का फेज सेम होता था। तो V बराबर हम लोग लिख सकते हैं, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी रेजिस्टेंस के लिए। क्यों? क्योंकि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो जब आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी इसके लिए होगा। दोनों में ओमेगा टी होगा, साइन दोनों में होगा, ओमेगा टी दोनों में होगा। ओमेगा टी रहने, दोनों में सेम रहने का मतलब है कि दोनों का फेज जो है वो सेम है। जैसे ओमेगा टी इसका भी फेज है, ओमेगा टी इसका भी फेज है, दोनों का फेज समान है ना। ओमेगा टी दोनों का समान है। ठीक है, लेकिन है कि ये रेजिस्टेंस है तो V बराबर V नॉट जो है तो क्या कहलाता है? पीक वोल्टेज कहलाता है। तो पीक वोल्टेज जो है ये हम लिख रहे हैं किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए। पीक वोल्टेज इसका भी होगा ना,
तो इसलिए यहां पर सिंबल ऐसे लिख रहे हैं, वी आर बराबर वी नॉट आर दे दिए। आर का मतलब हो गया, यहां भी आर दे दिए हैं कि रेजिस्टेंस के लिए हम ये समीकरण लिख रहे हैं, साइन ओमेगा टी लिखे हैं, ठीक ना। वी आर का मतलब क्या हो गया, बताओ, वी आर का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, किस समय, टी समय का। वी नॉट आर का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस का। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा वोल्टेज, पीक वोल्टेज, है ना। तो वी नॉट आर लिखने का मतलब है, वी नॉट के बाद आर लिखने का मतलब है पीक वोल्टेज, है ना। किसका पीक वोल्टेज, रेजिस्टेंस का। और साइन ओमेगा टी लिखे, मतलब इसी से ये आया है, लेकिन थोड़ा हमको अलग आर आर लिख देना पड़ा, चूंकि यहाँ इंडक्टर भी है, एक ही जैसा लिख देंगे फिर मैच हो जाएगा, सबके लिए शर्त अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, इंडक्टर में देखो, इंडक्टर में याद करो पहले कि क्या बताए थे कि करंट का जो फेज होता है, वोल्टेज का फेज समान नहीं होता है इंडक्टर में, है ना। इंडक्टर फिर से एक बार देखना तो पता चलेगा कि वोल्टेज इसमें आगे रहता है करंट से। करंट को हम एक्स एक्सिस में दिखाते हैं, वोल्टेज को पॉजिटिव वाई में दिखाते हैं। मतलब वोल्टेज जो है वो करंट से π/2 जो है लीड करता है, आगे चलता है ना। तो इसीलिए जब करंट को माने हुए आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी करंट इसे सप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों में वोल्टेज अलग अलग आएगा, है ना। तो जो वोल्टेज आएगा इंडक्टर में उसका भी यही सूत्र रहेगा इंडक्टर के लिए, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी टाइप का ही रहेगा, बट यहाँ फेज थोड़ा सा चेंज कर देगा। फेज क्या होगा, तो वोल्टेज चूंकि करंट से π/2 क्या है, आगे है, प्लस π/2 हो जाएगा। इंडक्टर है इसीलिए, यदि कैपेसिटर रहता ना, कैपेसिटर रहता तो हम क्या करते हैं, हम माइनस π/2 करते, क्योंकि करंट मेरा ओमेगा टी है, तो करंट से पीछे चलता है वोल्टेज, किसमें पीछे चलता है, कैपेसिटर में। ये इंडक्टर है, इसे π/2 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखो इसी को देख के लिख रहे हैं, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, लेकिन L लगा दिए, ठीक है। इस VL का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एट टाइम t, मतलब किसी इंस्टेंट में बोल सकते हैं ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है इंडक्टर का, और ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है रेजिस्टेंस का। ये पीक वोल्टेज है रेजिस्टेंस के क्रॉस, और ये पीक वोल्टेज है इंडक्टर के क्रॉस। लेकिन यहाँ फेज थोड़ा बदल गया, फेज अलग हो जाता है। यदि यहाँ VC लिखना रहता, मान लो कैपेसिटर लगाए रहते, तभी लिखते V नॉट C साइन ओमेगा टी माइनस π/2, है ना, फेज बदलेगा। अच्छा, अब देखो हम लोग यहाँ पर एक फेजर डायग्राम बना रहे हैं। ये सब फेजर जो होते हैं, जैसे अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होता है, फेजर कहलाता है। ये जो फेजर होते हैं, ये वेक्टर जैसा हम लोग ट्रीट करते हैं इसको। वेक्टर का जो रूल है जोड़ने का, उस रूल के अनुसार हम लोग चलेंगे, ठीक है, उस रूल के अनुसार चलेंगे। अब फेजर जो है वो वेक्टर के जैसा ही होता है, ये भी प्रूफ होता है, लेकिन उस तरह से हम लोग को प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। जब हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा SHF का, 11th क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं लोग, तो उसके कॉन्सेप्ट से प्रूफ हो जाएगा कि जो फेजर होते हैं, जैसे अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज वगैरह जो होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज खास करके ले रहे हैं, फेजर है, तो वो जो है सो वेक्टर के जैसा एड होता है। तो आ जाओ, ये फेजर को समझो, हम पहले भी बताए हुए हैं कि याद होगा कि वी नॉट जो रेजिस्टेंस वी नॉट आर जो होता है, वो इसी दिशा में क्यों है, क्योंकि करंट को इस दिशा में दिखाते हैं। क्या याद है, करंट को हम लोग एक्स एक्सिस में दिखाते थे। देखना फेजर जो सिंपल वाला फेजर होता था उसको देखना, तो करंट की दिशा में वी नॉट आर होगा। आधे की रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस के केस में करंट का फेज और वोल्टेज का फेज समान हो जाता है। अभी तो तुरंत बताएं कि देखो वोल्टेज का फेज देखो ओमेगा टी है, करंट का फेज देखो ओमेगा टी है, दोनों का फेज समान है। इसे दोनों को हम लोग एक्स एक्सिस में दिखा देते हैं, करंट और वोल्टेज अक्रॉस आर। ये पीक वोल्टेज दिखा रहे हैं रेजिस्टेंस का। अच्छा, लेकिन यही करंट से π/2 आगे चलता है। कौन आगे चलता है, π/2, ये π/2 ना हो गया ना बेटी, वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में। ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस L, इंडक्टर, पीक वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज इधर दिखा रहे रेजिस्टेंस वाला, पीक वोल्टेज इधर दिखा रहे इंडक्टर वाला। इधर क्यों दिखा रहे इंडक्टर वाला, क्योंकि ये करंट से π/2 आगे है, करंट इसी दिशा में दिखाते हैं, है ना, ऐसा दिखाए हुए, पिछला टॉपिक पढ़ना। अब क्या है, क्योंकि ये और ये को वेक्टर जैसा हम ट्रीट करेंगे, ये दोनों फेजर होते हैं। फेज जो लगता है उसको फेजर बोलते हैं हम लोग।
तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा V नॉट आर का और V नॉट एल का जो रिजल्टेंट होगा वो मेरा रिजल्टेंट कहां से पास करेगा, इसके बीच से पास करेगा। बीच में एकदम मिडिल नहीं, बाइसेक्टर नहीं हम बोल रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि यदि हम एक पैरेललोग्राम बना दे, आगे तो पैरेललोग्राम का नियम वेक्टर में जो होता था, यदि पैरेललोग्राम बना दे इसके हेल्प से, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल की तरफ ना रिजल्टेंट होता था। जो पैरेललोग्राम बना दे दो वेक्टर के हेल्प से, दोनों का टेल एक जगह मान करके, तो रिजल्टेंट उस दोनों वेक्टर का कहां होता है, उसके विकर्ण की तरफ होता है। तो विकर्ण यही ना हो गया, इधर ये विकर्ण हो गया, यहां तक जोड़ सकते हैं इसको, ठीक ना। तो ये V नॉट मेरा हो गया, जोड़ दो ना, यहां तक जोड़ दिए इसको। ये मेरा क्या हो गया, रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया। देखो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या है सब, यहां V बराबर V नॉट साइन, इसके आगे ओमेगा टी तक लिख सकते हैं, है ना। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, प्लस क्या होगा वो अभी हम लोग नहीं जानते हैं कि प्लस होगा कि माइनस होगा, ये चीज हम लोग अभी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी सपोज करते हैं कि फाई होगा, है ना, फाई होगा, फाई निकलेगा, हम बताएंगे, फाई निकालेंगे, इसी को फाई बोल रहे हैं। देखो मतलब कि पीक वोल्टेज जो है, पीक वोल्टेज मेरा रेजिस्टेंस के अक्रॉस V नॉट आर है, इंडक्टर के अक्रॉस L है, लेकिन सप्लाई वाला जो पीक वोल्टेज है ये V नॉट है, V नॉट है सप्लाई वाला, है ना। V नॉट मेरा सप्लाई वाला वोल्टेज, ये कितना होगा सो अभी हम नहीं जानते, लेकिन इतना पता है कि ये दोनों को जोड़ने से ये जरूर आएगा, है ना। सिंपल वाले सर्किट हम लोग पढ़ते थे आज तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि जैसे दो रेजिस्टेंस है इसे और 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है ना, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ के जरूर 12 वोल्ट आएगा। कहने का मतलब ये 3 वोल्ट है तो ये 9 वोल्ट हो जाता है, दोनों को जोड़ के ये 12 वोल्ट आ जाएगा। ऐसा होता ही है, कैपेसिटर में भी ऐसा होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जोड़ने का जो तरीका होगा वो थोड़ा अलग होगा, क्योंकि फेज सबका अलग अलग होता है। वोल्टेज का फेज अलग है, करंट का फेज अलग है, इंडक्टर है तो कुछ अलग है, वहां पर फेज नहीं होता था, सीधा वाला जोड़ होता था, 3 + 9 = 12। लेकिन पता होना चाहिए कि वेक्टर को जोड़ने का जो तरीका है वो वैसा नहीं होता है, वेक्टर को जोड़ने का जो तरीका है थोड़ा अलग होता है। मतलब ये जरूरी है कि इन दोनों को जोड़ के ये जरूर आएगा, लेकिन जोड़ने का तरीका अलग होगा, है ना। मतलब 3 + 3 = 6, ऐसा वेक्टर में हो भी, मतलब 3 + 3 = 6 हमेशा सही नहीं होगा। 3 + 3 = 0 भी वेक्टर में हो जाता है कभी कभी, है ना। तो यहां पर जो है जैसे मान लो, हम कहने मतलब फिर से इसको समझो कि क्या कहने मतलब मेरा है कि मान लो यदि ये 5 वोल्ट है, इसके अक्रॉस पीक वोल्टेज 5 वोल्ट है, इसके अक्रॉस पीक वोल्टेज 5 वोल्ट है, मतलब इसके अक्रॉस जो V नॉट L का मान है ये 5 है, और इसके अक्रॉस मान लो 2 वोल्ट है, तो ये 7 वोल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन इन्हीं दोनों के हेल्प से हम इसका सप्लाई वाला, इस सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई निकाल सकते हैं, इन्हीं दोनों की हेल्प से जोड़ के ही निकलेगा, लेकिन जोड़ने का तरीका वेक्टर वाला होगा, है ना। तो क्या होगा इसका तरीका, तो इसका वोल्टेज कितना होगा पता है, इसका वोल्टेज हो जाएगा √29 वोल्ट। यदि ये 5 है, ये 2 है, तो √29 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 25 × 4 = 29 का √वोल्ट, इतना इस रूल से निकलेगा, है ना। डीसी वाला सर्किट में सीधा जोड़ देते थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। देखो क्यों, ये बता कि रिजल्टेंट V नॉट है, तो वेक्टर के मेथड से V नॉट बराबर √ V नॉट R का स्क्वायर प्लस V नॉट L का स्क्वायर, क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं वेक्टर के मेथड से। वेक्टर में तो ऐसा ही होता था कि दो वेक्टर, एक एक्स एक्सिस में दूसरा वाई एक्सिस में है, मान लो एक एक्स आई है दूसरा वाई जे है, आई जे यूनिट वेक्टर है, तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, √x² + y², वैसे ही यहां पर निकलेगा V नॉट R का स्क्वायर प्लस V नॉट L का स्क्वायर बराबर V नॉट, ठीक ना। इस रूप से ये वेक्टर का रूल है जोड़ने का, इसीलिए हम यहां बोले कि यदि ये 5 वोल्ट है, 2 वोल्ट 7 वोल्ट नहीं होगा, तब 5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर का रूट, है ना, √29 आ जाएगा।
ये एग्जाम्पल ऐसे हम समझाने के लिए थे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो इस रूल के अनुसार V नॉट निकलेगा। तो इस सर्किट का बोलेंगे नेट वोल्टेज कितना हो गया, V नॉट इस सर्किट का नेट वोल्टेज हो गया। और ये करंट तो आई है, ठीक है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है ना। तो अब जो है ये फाई क्या बोलेंगे, अब फाई क्या है, तो फाई जो है फेज डिफरेंस है। इस सर्किट में फेज डिफरेंस है किसके बीच का, करेंट और वोल्टेज, नेट वोल्टेज, करेंट और नेट वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस क्या है, फाई है। जो हम नहीं जान रहे फाई का वैल्यू कितना है, लेकिन जान रहे हैं कि 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, ये दिख रहा है 0 से बड़ा 90 से छोटा है। कौन सा सर्किट पढ़ रहे हैं, एलआर सर्किट पढ़ रहे हैं। एलआर सर्किट में फेज कितना होता है, फेज डिफरेंस कितना होता है करेंट और नेट वोल्टेज के बीच, फाई होता है। फाई का मान 0 से बड़ा 90 से छोटा है, लेकिन कितना है, एग्जैक्ट कितना है, ये अभी हम निकालने वाले हैं, ठीक है, निकाल दें, ठीक है। लेकिन थोड़ा याद करो कि जब रेजिस्टेंस केवल रहता था तो करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस 0 होता था, सेम फेज में होता था। जब इंडक्टर होता था तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस π/2 होता था, वोल्टेज आगे रहता था। जब कैपेसिटर केवल पढ़ते थे तो करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस π/2 जरूर आता था, लेकिन वोल्टेज करंट से नीचे रहता था, पीछे रहता था, है ना। तो इस तरह का बात हम लोग पढ़ते थे। लेकिन अब जब कॉम्बिनेशन आ गया, एल और आर दोनों आ गया, तब फेज डिफरेंस क्या होगा, आर कह रहा है करंट को कि तुम साथ चलो, मेरे साथ चलो, और इंडक्टर कह रहा है कि नहीं, तुम हमसे π/2 दूरी बनाओ, हम तुमसे π/2 आगे रहेंगे, इंडक्टर कह रहा है ना। तो फेज क्या हो जाएगा, करंट किसके तरफ जाएगा, करंट जो से इसको पूछा कि रेजिस्टेंस को क्या करें हम, बोले चलो साथ में, ये बोला नहीं साथ में नहीं चलना है, हमसे π/2 तुम दूर रहो, है ना, हम तुमसे आगे रहेंगे, तुम पीछे रहो, ठीक है। ये बोला कि वोल्टेज मेरा आगे रहेगा, करंट पीछे रहेगा। तो बताओ क्या करेगा करंट, करंट को मतलब वोल्टेज क्या करेगा, वोल्टेज जो है उसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए वोल्टेज जो है, ये जो वोल्टेज है करंट से, करंट के साथ भी नहीं चल रहा है, वोल्टेज जो है करंट की दिशा में भी नहीं चल रहा है, और करंट के परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो अपना एक अलग दिशा में चल दिया। तो इस एंगल को हम बता देंगे कितना एंगल है, वही फेज डिफरेंस हो जाएगा, है ना। बात समझ में आया कि नहीं। इसमें करंट और वोल्टेज साथ साथ चलना चाह रहा है, इसमें करंट और वोल्टेज π/2 का डिफरेंस के साथ चलना चाह रहा है, तो दोनों मिल गया, दोनों का बात माना जाएगा। तो लास्ट में डिसीजन ये निकला कि करंट और वोल्टेज ना तो साथ साथ चलेगा ना π/2 के साथ चलेगा, उसके बीच में क्या हुआ, फैसला हुआ कि नहीं, ना साथ चलना है ना π/2, तो π/2 0 के बीच में चलना है, तो π/2 0 के बीच में एंगल है, क्या होगा एंगल निकालेंगे हम लोग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटा देना होगा। अच्छा, ये V नॉट बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस वाला V नॉट है, V बराबर IR लिखते हैं कि नहीं, V बराबर IR, तो ठीक है IR लिखेंगे, इस V नॉट को हम I नॉट लिख देते हैं, और IR रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस R ही होता है, I नॉट R का स्क्वायर। इसमें क्या होगा, इसमें I नॉट ही रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस बदल जाएगा, है ना। पीक वैल्यू दोनों से करंट का सेम ही पास करेगा, वोल्टेज बदलता है रेजिस्टेंस के कारण, है ना। जैसे दो एलिमेंट यहाँ था, इंडक्टर था, रेजिस्टेंस था, तो दोनों में करंट सेम ही जा रहा है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, पीक वैल्यू RMS वैल्यू सब सेम, लेकिन वोल्टेज अलग अलग हो जा रहा है। क्यों अलग अलग हो जा रहा है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस अलग अलग है, किसी में रेजिस्टेंस है, किसी में रिएक्टेंस है ना, इसीलिए। तो I नॉट दोनों का सेम है, रेजिस्टेंस का R है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है इंडक्टर का, आज तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एक्सेल कहते हैं, एक्सेल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखो I नॉट का स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो I नॉट आ जाएगा बाहर, ठीक है। ठीक है, एक्सेल बराबर फॉर्मूला बताओ क्या होता था, एक्सेल को हम लोग ओमेगा एल बोलते थे, ओमेगा एल, है ना।
ठीक है ना। अच्छा अच्छा, V बराबर आई आर का हम लोग को आदत है, तो देखो यहाँ V है, ये I है, इसका मतलब ये वाला चीज जरूर ये R जैसा होगा। बात समझ में है कि V बराबर आई आर का हम लोग को आदत पड़ा हुआ है। अच्छा ऐसा करो ना, I बराबर V बटा आर भी होता है ना, आई नॉट बराबर V नॉट बटे समथिंग, ये यहां से लिख रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये बताओ कि करंट बराबर वोल्टेज बटा क्या होता है, वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब ये जरूर रेजिस्टेंस जैसा है, लेकिन उसको रेजिस्टेंस नहीं, ये किसका रेजिस्टेंस है, ये पूरा इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है जो हम पढ़ रहे हैं। कौन सा सर्किट पढ़ रहे हैं, एलआर सर्किट। तो एलआर सर्किट का ये रेजिस्टेंस हो गया इतना, है ना। फिर से याद करो पिछला लेक्चर, इंडक्टर आता था तो रेजिस्टेंस को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते थे, उसका वैल्यू होता था ओमेगा एल। कैपेसिटर आता था तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते थे, उसका वैल्यू था 1/ओमेगा सी। रेजिस्टेंस आता था तो उसका रेजिस्टेंस ही वैल्यू था। लेकिन जब एल और आर दोनों मिल गया तो रेजिस्टेंस इतना हो गया, है ना। और इस चीज को बोला जाता है इंपीडेंस, है ना। इसको क्या बोला जाता है, इंपीडेंस। हम वर्ड ये यूज किए थे पिछले क्लास में। इंपीडेंस को दिखाते हैं जेड से, ठीक है, किसे दिखाते हैं, जेड से। तो ये चीज मेरा क्या हो जाएगा, आई नॉट बराबर इतना लिख दिया ना, तो फिगर को भी नहीं करना चाह रहे, ठीक है। इंपीडेंस हो गया, इसका फॉर्मूला कितना हो गया इंपीडेंस का, तो दिक्कत है ना, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा इसका स्क्वायर। लिख लो इसको, लिखा है ना। अब देखो पीक वैल्यू जो है इस सर्किट में कितना होगा करंट का, वो निकल गया है। पीक वैल्यू पी नॉट बाई जेड होगा, जहां जेड का मान ये होगा, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हैं कि फाई क्या है, लिख लेंगे कि फाई जो है वो फेज डिफरेंस है किसके बीच का फेज डिफरेंस है, करंट और वोल्टेज के बीच का, करंट और नेट वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस है ना। फाई का मान निकालो, बहुत आसान है निकालना। देखो इस त्रिभुज में चलो, इसमें 10 फाई ले लो, है ना। तो लंब बटा आधार हो जाएगा, ये और ये दोनों सेम है ना, सेम है ना। तो वी नॉट एल, इधर क्या है, वी नॉट आर, है ना। बोलेंगे इधर तो आई भी है, तो आई नहीं ना लिखेंगे। अब वोल्टेज बटा करंट लिख देंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिसका कोई डायमेंशन होता है, यूनिट होता है। 10 फाई के पास कोई यूनिट होता है क्या, नहीं होता है। वोल्टेज पे वोल्टेज लिखना पड़ेगा। चलो इसको क्या लिख सकते हैं, आई नॉट एक्सएल। आप करो फिर से वही चीज, ई बराबर आई आ, तो आई के जब आई नॉट हो गया, यहाँ पर वी नॉट है इसीलिए, है ना। और आर के जब एक्सएल हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई नॉट आर, आई नॉट कट जाएगा, तो 10 फाई बराबर आ गया एक्सएल बाय आर, ओमेगा एल बाय आर, है ना। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स ओमेगा एल बाय आर। मतलब कि फेज डिफरेंस जो है इतना आ गया। कौन आगे चल रहा है, वोल्टेज आगे चल रहा है, क्योंकि करंट एक्स एक्सिस में है और नेट वोल्टेज एक्स एक्सिस से ऊपर है थोड़ा सा, तो बोलेंगे वोल्टेज आगे चल रहा है ना। तो याद कर लो कि एलआर सर्किट में करंट से वोल्टेज आगे चलता है। कितना आगे चलता है, कितना फेज से आगे चलता है, 10 इनवर्स ओमेगा एल बाय आर से आगे चलता है ना। इन एलआर सर्किट
द वोल्टेज क्यों आगे चलता है, वोल्टेज ही आगे क्यों चलता है, क्योंकि इंडक्टर वोल्टेज आगे ले जाता था, रेजिस्टेंस बोलता था हमको नहीं मतलब है, करंट के साथ चलेंगे, और वो आगे ले जाता था, है ना, इसलिए आगे ही रह गया, लेकिन 90 डिग्री नहीं हुआ। वोल्टेज लीड्स द करंट, करंट से क्या होता है, लीड करता है, आगे चलता है, कितना फेज से, 5 फेज से आगे चलता है, जहां 5 का मान इतना लिखा हुआ है, लिख जा रहा है ना, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया, हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट सर्किट, है ना। चलो अब हम लोग जो है पढ़ते हैं सीआर सीरीज एसी सर्किट, सीआर, ठीक ना। सीआर का मतलब हुआ कैपेसिटर लगा हुआ है और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। इसके पहले क्या था, इंडक्टर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो सी है, आर है, ठीक है। एसी के सोर्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एसी जो है वो इस सर्किट में आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, इस अल्टरनेटिंग करंट का फेज ओमेगा टी है, तो ये इससे करंट पास होगा, इससे करंट पास होगा, करंट समान पास होगा, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों में अलग अलग होगा। इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, होगा 1/ωc, है ना, जिसको हम लोग XC बोलते हैं, और इसका रेजिस्टेंस तो R होता है, तो वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा। और नेट वोल्टेज कैसे निकलेगा, तो वेक्टर के सम से निकलेगा। नेट वोल्टेज हमको पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि V बराबर V0 होगा, जैसे इसका VR है, इसका VC है, तो इसका जो है V होगा और उसका पीक वैल्यू V0 हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस कितना होगा, π/2 होगा, 0 होगा, कुछ नहीं, फाई होगा, है ना, वो फाई का मान यहां भी निकलेगा, ठीक है। तो देखो रेजिस्टेंस के केस में हम क्या लिखेंगे हम, फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, रेजिस्टेंस के केस में होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो करंट का फेज है ओमेगा टी, वही वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, है ना। तो हम V बराबर V0 साइन ओमेगा टी में इसको सेट कर दिए, यहाँ R डाल दिए, क्योंकि रेजिस्टेंस वाला रहे, रेजिस्टेंस का है हम लिख रहे हैं, इसलिए पता चलने के लिए R लगा दिए, यही चीज है यहाँ लिखा हुआ है ना, केवल R लगा दिए। अच्छा, कैपेसिटर में क्या होता है, करंट ये मेरा दिया हुआ है, तो उसमें जो वोल्टेज होगा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होगा क्या, नहीं, ओमेगा टी की जगह पर चेंज हो जाएगा। कैपेसिटर में पढ़ो पिछला लेक्चर, तो पता चलेगा कि कैपेसिटर में जो वोल्टेज होता है वो π/2 पीछे होता है करंट से, तो यहाँ पर ओमेगा टी की जगह पर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा, दिखेगा। देखो कि वोल्टेज वाला फेज है ओमेगा टी माइनस π/2, वोल्टेज पीछे चल रहा है। करंट को हम दिखाएंगे एक्स एक्सिस में, वोल्टेज को दिखाएंगे नेगेटिव एक्सिस में, नीचे, π/2 नीचे, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा VR के जगह पर VC, V0 के जगह पर V0, लेकिन पीक वोल्टेज अलग अलग होगा, इसमें R था V0R, इसमें V0C, साइन ये फेज बदल गया, कैपेसिटर में फेज कितना हो गया, करंट का जितना फेज है उससे π/2 पीछे, माइनस π/2, ठीक है। अब इसको फेजर डायग्राम से दिखाते हैं, सिंपल वाला फेजर डायग्राम, है ना, इसको मिटा रहे हैं। देखो यहां पर दिखा रहे हैं VR को, V0R को, मतलब पीक वोल्टेज रेजिस्टेंस का, और इसी दिशा में मेरा करंट भी रहेगा, दोनों का फेज समान होता है रेजिस्टेंस का करंट का। और इधर क्या है, इधर मेरा V0, इधर नहीं, सॉरी इधर नहीं, वोल्टेज पीछे चलता है ना, वोल्टेज पीछे चलता है, ये मेरा V0C हो जाएगा, और दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर के मेथड से इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये मेरा V0 होगा और ये फाई हो जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ जो फेज है, फेज डिफरेंस जो है करंट और नेट वोल्टेज का, करंट और नेट वोल्टेज का जो फेज डिफरेंस है फाई है, लेकिन यहाँ क्या है कि वोल्टेज पीछे चल रहा है करंट से, करंट से देखो ये नीचे है, एंगल बन रहा है करंट से नीचे, करंट एक्स एक्सिस में, उससे नीचे क्लॉकवाइज में। कैपेसिटर के कारण ऐसा हो रहा है, इंडक्टर उसको ऊपर, करंट से ऊपर ले जाता था फेज वोल्टेज को, और ये वोल्टेज नीचे आ जा रहा है, कैपेसिटर इसको ऐसा कर रहा है। रेजिस्टेंस तो बोलता है कि करंट और वोल्टेज साथ चलो, इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं चाहता, इंडक्टर चाहता है कि नहीं करंट से ऊपर रहना
हम आगे मैंने करंट से उसको ऊपर रखेंगे वोल्टेज को। कैपेसिटर चाहता है कि नहीं वोल्टेज को अपने तरफ रखेंगे, है ना, मतलब इधर। जैसे फाई जो है ये देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है पीछे चल रहा है, वोल्टेज नीचे है करंट एक्स एक्सिस में, है ना। अच्छा, जब इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों मिल जाएगा तो क्या होगा, है ना। इंडक्टर चाहेगा कि हम ऊपर ले जाएं वोल्टेज को, करंट से ऊपर। कैपेसिटर चाहेगा कि नीचे ले जाएं, मतलब कि करंट से नीचे ले आए वोल्टेज को। तो वैसे स्थिति में कुछ टक्कर तो जरूर होगा, है ना। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तीनों को एक साथ पता चलेगा कि क्या होने वाला है ना। तो यहां पर हम लोग जब इसका रिजल्टेंट V नॉट निकालेंगे तो V नॉट बराबर वेक्टर के मेथड से हम लोग बोलेंगे कि V नॉट R का स्क्वायर प्लस V नॉट C का स्क्वायर, है ना, वेक्टर के मेथड से। अब V नॉट R को हम I नॉट R लिखेंगे, अब लिखे ही थे कुछ देर पहले, और इसको I नॉट XC ना लिखना पड़ेगा। I नॉट को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और XC को क्या लिखेंगे, याद करो XC क्या बताए थे, 1/ωc, है ना। तो I नॉट बराबर क्या हो जाएगा, V नॉट बाय अंडर रूट इतना आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख जा रहा है। अच्छा, I बराबर V बटे R, I बराबर V बटे समथिंग है, तो जरूर समथिंग एक रेजिस्टेंस ही तो होगा। लेकिन इस रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं, पिछला में लोग क्या बोलते थे, एलआर सर्किट में इंपीडेंस बोलते थे, यहां भी इंपीडेंस बोलेंगे। इस चीज को हम इंपीडेंस ही बोलेंगे, दोनों में नाम इंपीडेंस ही है ना। लिखो, यहां तक मिटाने वाले हैं, मिटाते हैं, फिगर को बचा के रखेंगे, मिटाते हैं। V नॉट बाय जेड, इसको भी इंपीडेंस को जेड से दिखाते हैं, लेकिन फॉर्मूला अलग अलग है। जहां जेड क्या है, जेड जो है वो इंपीडेंस है, लेकिन वैल्यू कितना है, वैल्यू मिलता जुलता है। उसमें आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर था, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर है, यही अंतर है ना। अच्छा, यहाँ टेन फाई निकालो, फाई निकालने के लिए टेन फाई निकालना पड़ेगा। साइन फाई कॉस फाई से नहीं होता है, क्योंकि हमको ये और ये पता होता है, फिर टेन फाई निकालना है। यदि कॉस फाई निकालेंगे निकाल सकते हैं, वो भी सही हो जाएगा, है ना। टेन फाई ही ज्यादा अच्छा है। टेन फाई बराबर क्या रहेगा, लंब बटा आधार। तो लंब ये जो चीज है, ये वाला चिपका दो, ये वाला जो चीज है वही ये हो जाएगा। ये क्या है, ये V नॉट C है, V नॉट C बाय V नॉट R, है ना। ये V बराबर आई है, तो आई आते हैं तो क्या हो जाएगा, I नॉट XC ना हो जाएगा रेजिस्टेंस, और I नॉट यहाँ रेजिस्टेंस बाहर होगा, I नॉट कट जाएगा, XC बाय R हो जाएगा। लिखो, मिटाएंगे, फिगर भी मिटा देंगे, है ना। XC को क्या बोलते हैं, 1/ωc बाय R, टेन फाई बराबर, फाई बराबर टेन इनवर्स 1/ωc बाय R, ठीक है। ये हो गया। तो हम लोग बोलेंगे कि यहां पर जो वोल्टेज है वो करंट से नीचे चल रहा है, पीछे चल रहा है। इन सीआर सर्किट, सीआर सीरीज एसी सर्किट, है ना, वोल्टेज लेफ्ट बिहाइंड द करंट बाय फेज 5, नेक्स्ट बेड मतलब पीछे चल रहा है 5 फेज से, जहां 5 का मान टेन इनवर्स 1/ωc बाय R है, ठीक है। तो लाइट आ जा रहा है ना,
जहां लाइट आ रहा है ना वो जगह पे लिखा हुआ है फाइव बराबर 10 इनवर्स 1 बाय ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, समझ में ज्यादा आएगा। एलआर सर्किट और सीआर सर्किट याद करो, और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट, है ना। तो बोलेंगे जब एलआर पढ़े सीआर पढ़े तो एलसी इसके बाद होना चाहिए, ठीक ना। तो एलसी थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, इसीलिए पहले हम लोग एलसीआर पढ़ लेंगे। और एलसीआर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग आंसर में भी पूछता है और शॉर्ट में भी, 3 नंबर में भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। तो हम लोग एलसीआर पढ़ेंगे, उसके बाद पावर पढ़ लेंगे, एलसी, फिर एलसी पढ़ लेंगे, है ना। पावर पढ़ना है, एलसी पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, है ना। और ट्रांसफार्मर का लॉस पढ़ेंगे, क्या क्या होता है। और बस उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर जो है, ये 8 नंबर का चैप्टर था, ये समाप्त हो जाएगा, है ना। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? एलसीआर पढ़ेंगे, एलसीआर में थोड़ा समय लगेगा, है ना, 1-2 क्लास। और पावर पढ़ेंगे, एलसी ऑसिलेशन पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर में थोड़ा समय लगेगा, 1-2 क्लास। तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।